नमस्कार, मैं संगम दुबे। आप देख रहे हैं सिवनी की बात सिवनी लाइव पर। आज हमारे सिवनी की बात के नए एपिसोड में राजा मुबीन खान जी हैं। सिवनी के जन मुद्दों को उठाने में उनकी प्रमुख आवाज रहती है। हम उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं राजा मुबीन भाई के साथ। धन्यवाद संगम भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप हमेशा अखबारों में छाए रहते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप छाए रहते हैं, दूसरे नेता नहीं रहते हैं, और आपको सोशल मीडिया या पत्रकारिता अखबारों में आने का या मुद्दे उठाने का क्या आपको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है? देखिए, शुरू से मेरी ये सोच रही है कि जनता के बीच में काम करना और दूसरी तरीके से जो कई लोग काम करना पसंद करते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा एक फर्क समझता हूँ कि भाई जनता के बीच में जो काम किया जाता है और जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है, तो उसमें जनहित का जितना हो सके और हम उसमें अपना किरदार कैसे निभा पाए। तो शुरू से राजनीतिक परिवार तो रहा है हमारा। मेरे मामा भी राजनीति में, असलम खान साहब वरिष्ठ नेता है, और मेरे ददियाल की तरफ से भी हाजी मोहित खान साहब है। वो तो शुरू में परिवार में हमेशा देखा है, तो इन्होंने जो जिस तरीके से लोगों की मदद और जिस तरीके से राजनीति में अपने आप को आगे लाया जनसेवा के भाव से, तो वो सब चीजों को देखते हुए हमने भी सीखा है और कोशिशें हैं कि जनता के हित के लिए जो भी जनहित के मुद्दे उनमें काम किया जाए, तो उसी में कोशिशें रहती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कहीं ये मोटिव रहता हो कि अखबारों की सुर्खी बनना है वगैरह। वो तो अब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अखबारों में उसका थोड़ा सा स्थान मिलता है, क्योंकि ये चर्चा बहुत आम हो जाती है जब कोई ज्यादा विज्ञप्ति या जो ज्यादा बयान जिसके आते हैं, तो कोई भी घटना होती है तो लोग फिर ढूंढते हैं कि राजा मुबीन साहब का बयान आया कि नहीं, ये देखो पहले। हाँ, ये सब चीजें तो होती हैं, और जहाँ अवसर मिलता है तो जहाँ जिन चीजों में प्रतिक्रिया देना है, तो उसमें हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी सही प्रतिक्रिया दें। अब हम चलते हैं आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत में। तो आपको कहाँ से ये ख्याल आया या आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस पे थोड़ा हमें बताइए आप कि कैसे आपका राजनीति में आगमन। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे पारिवारिक जो है रूप से मेरे मामा जो है असलम खान जी, तो बचपन से हम उनको देखते हुए आए हैं। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय भी सक्रिय राजनीति में हमने अपना जो भी भूमिका रही है। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से काम की तरफ भी, और फिर जो भी समाज सेवा होती है उसमें भी कोशिशें रही। फिर धीरे 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 सबसे सीखने का मौका मिला, और आज मैंने राहुल गांधी ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रहा हूँ पहले पूर्व में। फिर यूथ कांग्रेस में जब राय साहब थे जो बीजेपी में चले गए हैं अभी, तो वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपनी बॉडी भी लिया था, तो मैं उस समय यूथ कांग्रेस में काम किया है। फिर अल्पसंख्यक विभाग में कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक विभाग के जिले का जो अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर हमारे राजकुमार खुराना जी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया जी। फिर माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में सचिव के रूप में दायित्व सौंपा। तो चल रहा है राजनीतिक सफर। आपने अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें आप एक टिकट के दावेदार भी थे जी। तो आपको ये क्यों लगा कि आपको टिकट मिलनी चाहिए? देखिए उस समय की परिस्थिति नहीं, देखिए जो सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आज अगर मैं कहीं ना कहीं जनसेवा की दृष्टि से अगर मैं काम कर रहा हूं, तो आप भी समझिए लगातार काम करने के लिए, जनसेवा के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। हमेशा एक सी रफ्तार में बिना किसी प्लेटफॉर्म के काम नहीं किया जा सकता। हर चीज का एक लेवल होता है। तो अगर सेवा करने का भाव है और समय के अनुसार अगर हमको अवसर प्राप्त होता है, तो जनसेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए, और एक आम कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता है, वो भी दावेदारी कर सकता है। जरूरी नहीं कि राजा मुबीन ही अगर दावेदारी करे सक्रियता के साथ। जो निष्ठावान कांग्रेस या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी पार्टी से दावेदारी कर सकता है, अपना हक मांग सकता है। तो सिवनी में जब हम बात ही कर रहे हैं, सिवनी में आपकी दावेदारी की, तो सिवनी विधानसभा में पिछले 35 सालों से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीता नहीं है, और कई बार तो ऐसी स्थिति आई है कि वो 3rd नंबर पे रहा है। मेरा ये सवाल था कि
आपकी राजनीति में शुरुआत कैसे हुई? आपका क्या मोटिवेशन रहा हो, या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मोटिवेशन, लोगों की समस्याएं देख के आप, या कुछ आपका ये मन किया हो कि ये राजनीति का जो पैरा है आपके लिए अच्छा होगा? ये आपने कैसे शुरुआत की राजनीति में आने की? देखिए, मेरे परिवार में राजनीतिक लोग हैं जी। और शुरुआत तो वैसी है, लेकिन मन में हमेशा एक बात रही है कि सेवा भाव की राजनीति होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत चुनिंदा नेताओं में एक सेवा भाव की भावना होती है, और ज्यादातर लोग जो है अपना खुद का राजनीतिक करियर बनाने के लिए वो किसी तरीके से राजनीति में प्रवेश करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उनके मन में सेवा की भाव होती है। तो शुरू से जिस परिवार से मैं आता हूँ, तो हमेशा हमारे परिवार में ये सीख दी गई है कि आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना। तो वो मन में शुरू से बचपन से रहा, और मैंने यही सोचा कि कहीं ना कहीं राजनीति में आके लोगों की सेवा के लिए अगर कहीं कुछ कोशिशें की जा सकती हैं तो करना चाहिए। तो वही उसी भाव के साथ और वहीं से शुरुआत हुई कि मन में भय के लोगों के लिए सेवा करना है, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको सरकार या शासन से सुविधाएं मिलना चाहिए, वो सब बातों को लेकर हमेशा संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए और लोगों को उनके हक दिलाने का प्रयास करने के लिए ये हमेशा कोशिशें रही है। बस वही सेवा भाव है राजनीति का। बस ये बहुत कॉमन टर्म है। अब कोई भी राजनीति किसी से भी हम पूछेंगे तो बोलेगा सेवा भाव मेरा पहला लक्ष्य था। पर मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी राजनीति में इतने वर्ष हो गए हैं आपको, तो आप कितना इम्पैक्ट छोड़ पाए हो समाज में, या जिन लोगों के लिए आप आए हो राजनीति? देखिए, ये तुलना तो मेरे को नहीं लगता कि कोई नेता को खुद से करनी चाहिए जी। मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं अपनी तुलना करके बता पाऊँ कि मेरा जो प्रभाव क्या रहेगा लोगों में, या आगे भविष्य में क्या होगा। ये तो जनता के बीच में जो लोग, जो अपने चाहने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, जिनके लिए अपन कुछ कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारी उनमें मतलब हम क्या छाप छोड़ते हैं अपनी, या उनका हमारे प्रति क्या नजरिया है, या वो कहाँ तक लेके जाएंगे। तो मैं नहीं मानता कि मैं आकलन कर सकता हूँ, ये आकलन तो लोग ही बता पाएंगे। कि एक एनालिसिस होता है कि मैंने इतना काम कर लिया है, अब मुझे इतना बंडल अभी करना है। तो ऐसा कुछ आपका एनालिसिस है कि मैंने 10% काम किया है बस अभी समाज के लिए, 90% तो मैं अभी रह गया है इस जीवन में? देखिए, ये चीज तो बड़ा, अब आपका प्रश्न ऐसा है, अब कोशिश तो निरंतर जारी है। अब भविष्य में क्या है ये मैं बता पाऊंगा। अब भविष्य में ईश्वर ने सेवा भाव के लिए या सेवा के लिए किस तरीके से उपयोग होना है, ये अब भविष्य में है कि हम क्या अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि जीवन में जहां पे भी अवसर मिलेगा, लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए, वो बिना किसी जात पात भेदभाव के जी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि लोगों के लिए किस तरीके से काम आ सकता है, चाहे किसी पद में रहे अथवा ना रहे। मतलब अपनी क्षमता के अनुसार जब तक ईश्वर ने क्षमता दी है, और आगे भी जैसे क्षमता ईश्वर देगा, निरंतर लोगों के लिए काम करते रहेंगे। ये मन में हमेशा है और इसमें काम करते रहेंगे। अब वो आगे आकलन तो कौन करता है क्या नहीं करता है, ये इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, सिर्फ सफर के बारे में सोच रहे हैं कि जो वर्तमान है वो मेरा सही है, वो वैसा ही चलना चाहिए। लेकिन राजनेताओं के सफर में एक महत्वपूर्ण क्षण आता है चुनाव का, कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं एक चुनाव लड़ूं, प्रतिनिधि बनूं। आपके मन में ऐसा कुछ आता है? आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं आगे भविष्य को लेकर? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, यदि लोगों के लिए काम करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। हर कोई हमेशा एक सा काम नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। आप देखते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म, किसी को अगर ग्राम पंचायत का काम करना है तो उसको सरपंच के तौर पे काम करना है तो लोगों का हित होगा। किसी को अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करना है तो विधायक के रूप में वो अपने क्षेत्र के लिए, भलाई के लिए काम कर पाएगा। कोई सांसद, सबके क्राइटेरिया फिक्स है। और ये जनप्रतिनिधि इसलिए भी कहलाते हैं कि जनता के लिए ये अपने क्राइटेरिया के हिसाब से काम कर पाए। लेकिन देखने में अक्सर आता है, अगर सिवनी की बात करें आप, जिस तरीके से अगर सिवनी को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें और यहाँ की जो क्षमताओं के दृष्टि से देखें, जो संभावनाएं हैं यहाँ की, उस हिसाब से कहीं भी मेरे को नहीं लगता कि लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जो लोग जनता के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमेशा
यहाँ सिवनी के साथ धोखा, छल किया है, अहित किया है, ये मुझे लगता है। और ये प्रमाणित है क्योंकि जो भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से सिवनी को देखा जाए तो आप देखिए विमला वर्मा जी की बात से जी, आज तक कोई भी, अब ठाकुर साहब रहे, ठाकुर साहब का भी योगदान रहा, ठाकुर हरवंश सिंह जी से, इसके अलावा इन दो नेताओं के अलावा सिवनी में किसी, मेरे को ऐसे नेता में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने सिवनी के हित के लिए काम किया, कभी कभी नहीं। क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए, अन्य जिले देखे आप, छिंदवाड़ा हुआ, अब हमारे जिले से लगा हुआ नागपुर है, जबलपुर है, ये सारी चीज जिस तरीके से भौगोलिक दृष्टिकोण से सिवनी है, बहुत ज्यादा विकास होना था। मैं बताऊं कि छिंदवाड़ा बालाघाट मंडला से अधिक विकास यहाँ हो सकता था, लेकिन नहीं है कुछ भी। जब सिवनी पे बात चल रही है तो सिवनी में पिछले 35 सालों से, आप कांग्रेस के नेता हैं, पिछले 35 सालों से कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है, और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। तो कांग्रेस की इस स्थिति पे आपका क्या सोचना है? क्योंकि आप टिकट के दावेदार भी रहे इस विधानसभा में, आपको नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन आप दावेदार रहे हैं, आपने अपनी तैयारी से दावेदारी की होगी, तो आपको क्या लगा कि हम या कांग्रेस आपकी जो है क्यों हार रही है? देखिए, ऐसी बहुत सारी सीटें सिवनी के अलावा, और सिवनी के विषय में आपने सवाल किया जी, यहाँ कांग्रेस की स्थिति जो आम कार्यकर्ता है बहुत मजबूत है, और बहुत कम मार्जिन से कहीं ना कहीं, जैसे अभी पिछले 2 चुनाव देखे आपने, बहुत कम मार्जिन से हुआ। पहले की अपेक्षा जो भी रहा हो कि पार्टी का जो निर्णय रहा हो कि प्रत्याशी कैसा हो, उस पर भी डिपेंड होता है कि भाई कितना मार्जिन होना चाहिए। अब जैसे तीसरे नंबर पर है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई निर्णय हो, उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। संगठन को मजबूत करना आवश्यक है, और धीरे धीरे उस तरफ, उस कदम में कांग्रेस बढ़ रही है, और निरंतर हम बहुत कम मार्जिन की तरफ जा रहा है। तो आने वाले चुनाव में निश्चित, आप इस बार भी उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, लोग बहकावे में जाते हैं, जिस तरीके से लोग जिस आज चल रहा है रेवड़ी बांटने का कल्चर, उससे कहीं ना कहीं होता है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, देश और सिवनी निश्चित ही कांग्रेस विजय होगी यहाँ। तो इस बार सिवनी विधानसभा में क्या कमी रह गई? क्योंकि बहुत बार ये लोग तो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, मुनमुन राय जो विधायक है वर्तमान के पास पैसा ज्यादा है, सब तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या कमी रह गई है जो कांग्रेस इस चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई? देखिए, कार्यकर्ताओं ने मेहनत बहुत की है जी, कांग्रेस की, और कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं कुछ भी बोलकर मैं जाया नहीं करना चाहता। आज जिस तरीके से जो मैंडेट, भले ही वो बीजेपी के पक्ष में गया हो, लेकिन बहुत ही करीबी मामला रहा है, तो कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हुआ है। अब कहीं कुछ कमी हो गई हो तो वो उसके बारे में कहना ठीक नहीं है, वो संगठनात्मक विषय रहते हैं। ये बहुत गर्म बहस का मुद्दा रहा सिवनी में। जब चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती, तो दोनों पक्षों में गुटबाजी बहुत हावी थी, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, ये खुलेआम दिखा, और जिसको सिवनी के नॉर्मल टर्म में कहते हैं प्याज काटना। तो इन नेताओं के बारे में आपको लगता है कि कोई प्याज काटता है? देखिए, राजनीति में हमेशा आरोप लगते हैं जी, और प्रमाणित करना बड़ी चीज होती है। मुझे लगता नहीं, देखिए ये क्या कहूं मैं आपको, इसमें शब्द मेरे पास, ये सभी पार्टी में शुरू से होता हुआ है, कहीं ना कहीं नाराजगी किसी न किसी की रहती है, और कुछ ना किसी न किसी रूप में लोग, जो आपने शब्दों को उपयोग किया है, वो अक्सर आरोप लगते हैं लोगों पर। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है उससे। अच्छा, आपका मानना है कि जो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बोलते हैं कि इससे चुनाव हरवा दिया, वो प्रभावशाली मैं नहीं मानता, क्योंकि वैचारिक सारी चीजें होती हैं, विचारधारा के हिसाब से होता है, वैचारिक मत मिलते हैं, और आज ऐसा कोई भी बहुत बड़ा नेता उतना प्रभावशाली नहीं रहा कि उससे बहुत ज्यादा परिणामों में प्रभाव पड़ता है। लेकिन सिवनी की राजनीति में देखें, स्पेशली सिवनी विधानसभा में, यहाँ बहुत सारे घटनाक्रम हुए चुनाव हारने के बाद भी। कुछ नेताओं को निलंबित किया गया, फिर पुतले जलाए गए जिलाध्यक्ष जी के, और फिर उसके बाद उनकी एंट्री हो गई, फिर जो प्रत्याशी थे उन्होंने पार्टी बदल ली। तो ये सब घटनाक्रम प्रभावित करता है आम लोगों को।
तो इस पे कुछ तो बात होगी, आप ऐसे टाल नहीं सकते हो कि नहीं, मैं टालूंगा नहीं इस बात को। नॉर्मल चीज है। देखिए, इससे प्रभाव पड़ता है जी। ये चीज जो आप बाद में बोल रहे हैं कि प्रत्याशी ने जिस तरीके से आज, मुझे लगता है कि आनंद पंजवानी जी की आप बात कर रहे हैं, तो आनंद पंजवानी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, शायद आपको याद होगा कि उनको बहुत कम समय में उनकी पत्नी को नगर पालिका की टिकट मिली। लोग जिंदगी अपनी लगा देते हैं सिर्फ नगर पालिका की टिकट के लिए, नगर पालिका की टिकट को प्राप्त करने के लिए। उनको पार्टी ने वो अवसर दी, फिर यूथ कांग्रेस में निरंतर वो काम करते रहे, जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, उनको जन भागीदारी का अध्यक्ष बनाया जब सरकार थी, तो उसमें उनको काम करने का अवसर मिला। फिर इतनी कम उम्र में उनको पार्टी ने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। मुझे लगता है कि जितना उनको दिया पार्टी ने, मुझे याद नहीं है कि किसी भी अन्य जो कोई नेता हो सिवनी में राजनीति सक्रिय रूप से कर रहा हो, उसको भी दिया हो पार्टी ने, जितना उनको दिया है कम समय में। अल्प आयु की बात कर रहा हूं, उतना किसी अन्य नेता को प्राप्त होती हुई नहीं देखा मैं। और उसके बाद भी किसी व्यक्ति का पार्टी में होने का आरोप लगाना और उनका कह देना सिर्फ कि भैया इनके कारण मैं पार्टी छोड़ू, तो मैं नहीं मानता। ये लोगों को आप किसी तरीके से भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जितनी सुख सुविधाएं आपको मिली है, चाहे नगर पालिका की टिकट हो, चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे आप जनभागीदारी के अध्यक्ष रहे हो या टिकट हो, उस समय आपने क्यों नहीं बोला कि फला व्यक्ति के कारण मैं टिकट स्वीकार नहीं करूंगा, फला व्यक्ति के कारण मैं नगर पालिका की टिकट नहीं लूंगा, फला व्यक्ति के कारण मैं जनभागीदारी का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो उस समय बोलते आप, तो हम आपकी बात में विश्वास करते हैं। आज आपको टिकट मिल गई, इतना मैंडेट मिला, कांग्रेस के एक मतलब हर निष्ठावान कार्यकर्ता ने उनके लिए काम किया, और चुनाव परिणाम आने के बाद आपका इस तरीके से चले जाना, वो बहुत ही एक एक कार्यकर्ता के लिए निराशाजनक है, और ये गुस्से वाली बात है। ये कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसानदायक हो सकता है इस तरह के कदम किसी नेता का चले जाना? देखिए, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता जरूर है और इससे मैसेज भी गलत जाता है, लेकिन संगठन बहुत बड़ी चीज है, समुद्र की तरह होता है संगठन। मैं या छोटा मोटा बड़ा कार्यकर्ता चले जाए, लोग आएंगे जाएंगे, उससे संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे 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 सारी चीजें जो है वो जो इस संगठन को छोड़ के जाएगा उसके क्या हाल होंगे वो खुद ही जानता है। संगठन बहुत बड़ी चीज होती है जी। नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो संगठन को दगा देके और धोखा देके जाता है। संगठन थोड़ी देर के लिए आप उसको ऐसा कह सकते हैं, लेकिन संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और निश्चित कांग्रेस को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद ये घटनाक्रम घटे, उसके बाद जो सिवनी के अंदर जो कार्यकर्ताओं के अंदर जो कसावट आई है और जो मजबूती आई है, और वो अलग ही दिख रही है। जब हम कार्यालय जाते हैं तो कार्यकर्ता बिल्कुल खचाखच भरा होता है हमारा कांग्रेस कार्यालय। कहीं किसी में कोई ऐसा ये नहीं कि कोई बहुत सारे लोग टूट के चले गए हों या निराशा की वजह से नहीं आ रहा। आज भी कोई कार्यक्रम में मीटिंग होती है तो एक कांग्रेस का जो निष्ठावान कार्यकर्ता बिल्कुल आपको अपनी वो सहभागिता दिखाते हुए दिखेगा। वो संगठन से अब इतर हम आपकी राजनीति पे आते हैं। आपकी शुरुआत हमने जानी कि आपकी शुरुआत कैसी हुई, लेकिन सिवनी के किन नेताओं से आप मोटिवेट होते हैं, पुराने नए, जो अलग करने की जिनमें दिखती है ललक, उनसे आपसे इंस्पायर होते हैं? वो तो ऐसा कोई हमें नाम बताएं और उनके बारे में कुछ बात बताएं। हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री विमला वर्मा जी हैं, उनका जो कार्यकाल रहा सिवनी के लिए, हमेशा उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जिसको आज भी हम उसका उपभोग कर रहे हैं जी। कुछ नया नहीं है, दूसरों ने इतने सालों में नहीं कर पाए। तो उनसे बड़ा मतलब जो भी है सीखने को मिला कि जिस तरीके से उन्होंने त्याग की जो राजनीति की है, और सिवनी जिले में जो उन्होंने जो अलग काम किया था, वो बिल्कुल उसकी कभी कोई किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। बस उसी दृष्टि से, उसी रास्ते को लेकर के जिस तरीके से बुआ जी ने काम किया, तो वही कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छा है कि सिवनी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने की इन्हीं से सीख जो है मिलती है, तो उसी के तहत कहीं जो हमसे हो सकता है कोशिश करते हैं। सिवनी में अच्छा करने की बात कही आपने, तो
आप दावेदार रहे हैं विधानसभा टिकट के। मैं बार बार बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आगे भी रहूंगा, आने वाले समय भी रहूंगा मैं। कि कोई दावेदार रहता है तो उसके पास एक विजन रहता है कि हम इस विधानसभा के लिए क्या करने वाले हैं, या क्या इस सिवनी जिले का हम क्या कर सकते हैं बेहतर। तो आपके अंदर, आपके मन में ऐसा क्या विजन है कि सिवनी किस क्षेत्र में कमजोर है और किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? सिवनी विधानसभा अकेले की बात नहीं करूंगा, पूरे जिले की बात करूंगा। आप बहुत सारी चीजें हैं सिवनी के लिए, जिसमें आप उच्च शिक्षा की बात करें तो आपने कभी देखा है यहाँ के कोई बड़ा कॉलेज और बच्चों के पढ़ने का? आपने देखा होगा कि बच्चे जो है यहाँ से अक्सर नागपुर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल या अन्य कहीं जाकर अपनी जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जाते हैं जी। सबसे बड़ा कारण शिक्षा, स्वास्थ्य। आज मेडिकल कॉलेज भले ही वो मनोहर राय जी ने एक बिल्डिंग भवन का निर्माण कराया, वो कब उससे लोगों को लाभ मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे लगता है कोसों दूर है हम अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सिवनी में। इतना बड़ा जिला अस्पताल होने के बावजूद आप एक बार जाके वहां सर्वे करें, देखें कि जो डॉक्टर्स जो होने चाहिए, जितनी अस्पताल की क्षमता के अनुसार आप डॉक्टर देखेंगे कि सालों से पद रिक्त हैं, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ नहीं है वहां, वार्ड बॉय नहीं है। अस्पताल की स्थिति देखिए आप, लोगों को सुचारू रूप से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा। प्राथमिक, कुछ बड़ा किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, गंभीर बीमारियों को लेकर देखा जाए तो लोग बगले झांकने लगते हैं। आपको हैदराबाद और नागपुर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और शिक्षा की कमी है। रोजगार के लिए आप देख रहे हो, रोजगार के लिए लोग भटक रहे हैं, न कोई कारखाना है बड़ा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। लोग पढ़ लिख पा रहे हैं लेकिन ना उनके पास रोजगार की बड़ी कमी है, तो लोग बाहर जाके अपना जीवन यापन करने के लिए, बनी मजदूरी मेहनत करने के लिए तक के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। रोजगार ये मतलब निचले स्तर के रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। बड़े स्तर की छोड़ दी, कोई बड़ी कंपनीज हो यहाँ पे, कोई आईटी सेंटर हो, कुछ हो या क्या है बताइए आप? कभी एक बार मुआयना करके देख रहे हैं आप जरा देखिए वो भुरकल खापा में 1000 एकड़ से अधिक जमीन जो है वो सरकार ने इंडस्ट्री के लिए आरक्षित की है। ठीक है, कितनी इंडस्ट्री चल रही है, और कुछ अगर लगी भी है, किसी ने हिम्मत करके सिवनी वाले ने कहीं किसी ने निवेश किया, उनकी आज स्थिति क्या है, वो क्या कमा रहे हैं मुझे बताइए। वो जो उद्योगपति है जिन्होंने उद्योग स्थापित किए किसी तरीके से, उनको सरकार से क्या सुविधा मिल रही? तो ये कमी कहाँ रह रही है? कमी सरकारी तौर पर जो जनप्रतिनिधि नहीं है कि आप वही आइए ना, सांसद क्या कर रहे हैं, विधायक जो है वो, उनका जो रोल होना चाहिए, उनका इसमें क्या रोल है? क्या जनप्रतिनिधि है जो जिनको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक, हर किसी की अलग अलग क्षमताएं होती है। बिल्कुल, विधायक का एक क्राइटेरिया होता है, उसका जितना क्षमता है, जितना काम करना है उतना ही कर पाएगा। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। सांसद अपने क्राइटेरिया में काम करेगा, सरपंच का एक दायरा होता है, सबको अपने दायरे में काम करना है, लेकिन दायरे में काम करना है, लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने की। तो आपको लोग जो इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, जो काम करना चाहिए वो उस इच्छा शक्ति के तहत ईमानदारी के साथ करते नहीं है। उसके नतीजे आप इंडस्ट्रियल वहां की बात कर रहे थे, भुरकल खापा की। आप मुझे बताइए कि रेलवे का जो रैक पॉइंट है, आप ठीक है कि आपने रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे आपने रैक पॉइंट बना दिया, इससे फायदा किसका है? इससे रेलवे का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोगों को, उद्योगपति और व्यापारी को ज्यादा फायदा नहीं, ये रेलवे का रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको व्यापारियों की, उद्योगपतियों की चिंता होती तो आपको भुरकल खापा में चाहिए था उनके लिए रैक पॉइंट सुविधा, उस पे काम करना चाहिए। तो ये जो आप विजन है, आप ट्रांसफर करते हो कहीं कि मैं विधायक को एक चिट्ठी लिखूं कि भाई इस बार बात कर ले, सांसद एक चिट्ठी लिखूं कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि आप भाई इस पे भी काम करो, थोड़ा सा देखो, ये कोई कोशिश रहती है? जहाँ लगता है कि जिन कामों के लिए चिट्ठी लिखना है, मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को, जहां जहां होता है बिल्कुल उनको स्मृति में लाने का प्रयास करते हैं और किया भी है। लेकिन जब लोगों में इच्छा शक्ति ही नहीं है तो वो क्या करेंगे मुझे बताइए? चिट्ठी लिखने, बार बार चिट्ठी लिखने के बाद भी अगर वो ना करे तो वो चिट्ठी खराब करने की जरूरत नहीं, मेरे को तो लगता है वो चिट्ठी खराब ही होती है अक्सर। लेकिन एक ही पार्टी इतने सालों से जीत रही है, सांसद और विधायक दोनों ही जीत रहे हैं, फिर जनता तक आप ये मैसेज क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हो? आपकी भी जवाबदारी है इसमें
हम जनता तक किस तरीके से पहुंचाए, कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी जवाबदारी मुझे इनकी उपलब्धि गिनाई है। आप खुद मुझे बताइए कि आज लगातार जो आप बता रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पे विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, तो उनकी उपलब्धियां क्या है सिवनी के प्रति? कभी जनता के बीच में जाके पूछेगा, किसी को सिर्फ 5 किलो अनाज दे देना, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दे देना राशन दुकान से, वो हल नहीं है उसके लिए। उसको बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें, रोजगार, ये सब चीजों में काम करना पड़ेगा। आप किसी को, ठीक है कि सरकारी योजनाएं आप उनके लिए अभी तत्कालिक तौर पे कोई स्कीम चला रहे हैं कि आप उनको भोजन दे रहे हैं 5 किलो, क्या जीवन भर आप उनको पालते रहेंगे? आप उनको ये भोजन देके उनको लाकारा बनाएंगे, उनको निकम्मा बनाएंगे, या उनका यही लेवल आप डिसाइड करके रखें? उनके लिए आप थोड़ी देर के लिए आप जरूर उनको मदद कीजिए, लेकिन उनके भविष्य के लिए सोचो, उनको बहुत बढ़िया रोजगार मिल पाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको शिक्षा अच्छी मिल पाए, ताकि वो खुद प्रोग्रेस करें। और वो कब तक आपके पास हाथ लेके चलेंगे, हाथ फैलाते हुए चलेंगे? किसी दिन ऐसा देने वाले बने ना, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी, जो जनप्रतिनिधि है हमारे उनको नीतियां बनानी पड़ेगी। आप हमेशा कहते हो कि आप हाथ फैला के रखो, हम थोड़ा सा डाल देंगे, हम आपको लाडली बहना के नाम से दे देंगे 1200 रुपए महीना, फिर और थोड़ी सी चुनाव जीतने के लिए हम 3500 रुपए देने की घोषणा कर देंगे, 5 किलो राशन देंगे उनको, हम 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं देंगे। कब तक आप उनको इस तरीके का? लेकिन ये सब घोषणाएं कांग्रेस के वचन पत्र में भी थी। देखिए, कांग्रेस इससे ज्यादा थी बीजेपी में, लेकिन उसका एक ये तत्कालिक सुविधाओं के लिए, ये नहीं कि हमेशा हम किसी को ऐसे हाथ रखना चाहते हैं। उनका हाथ मजबूत भी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। उनने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सारी चीजों के लिए था। ये सबको दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस ने काम किया। हमेशा हमेशा हर किसी की मदद करोगे आप तो वो कमजोर ही होगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि वो आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए वो उसका कम से कम योगदान हो। कब तक आप उसको ऐसा रखोगे? आप ये रखना चाहते थे वोट बैंक के लिए, ये चीजों को बदलना जरूरी। सिवनी के जनप्रतिनिधि पे बात हुई, आपने सबको बोला कि सब किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि अभी वर्तमान में आपको पक्ष विपक्ष, भाजपा, कांग्रेस, किसी में भी 1 या 2 नेता जो नाम आपको सूझ रहे हो कि जिनमें इच्छा शक्ति है, विजन है, जो कुछ कर सकते हैं, भले पद में हुए ना हो, ये जो अच्छा काम कर रहे हैं अभी, ऐसे मुझे 1 या 2 नाम आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी में, आपकी पार्टी में, भाजपा पार्टी में, या फिर कोई दूसरा ही व्यक्ति कर रहा हो, समाज सेवा टाइप या कुछ अलग, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी में। देखिए, पार्टी के हिसाब से सब जो मुद्दों पे अक्सर लोग देखते हैं कि विपक्ष के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग भी देखते हैं निरंतर संघर्ष करते हुए, लेकिन ऐसा कोई नेता मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे फिर से कहना चाहता हूँ कि ठाकुर हरवंश सिंह जी और जी के बाद कोई ऐसा नेता मुझे नहीं समझ में आया कि उसका विजन सिवनी को लेकर बहुत अच्छा रहा और अवसर भी मिले हैं। और जब देखती है पार्टी, कोई भी पार्टी, खासतौर से बीजेपी को देखा हूं मैंने, कि जब वो 2 कार्यकाल हो जाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की नौबत आती है, उनने 2 बार किसी के नाम को उपयोग किया और विधानसभा या लोकसभा में, उसके बाद देखा कि नहीं, अभी चेहरा बदल दो, दूसरा ले आओ, वो ठीक है उनकी वो फोड़ दो कि साहब वो 10 साल रहे, हमने तो उनको टिकट काट दी उनकी। करीब 2.5 लाख वोटर्स में से, और मुझे लग रहा है 1000 नेता तो होंगे ही सिवनी में, उसमें से आपको एक नाम नहीं मिल रहा है जिसको आप सोच सकते हो कि इसके अंदर इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की। ये क्या, कौन सा सूखा पड़ चुका है सिवनी में? लोग अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं किसी को कम या ज्यादा आंकना नहीं चाहता। बाकी लेकिन जो जनप्रतिनिधि खासतौर से देखिए, लोग बहुत सारे हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं, लोग ऐसे लोग हैं जनप्रतिनिधि जो चुन के जाता है, सांसद हो, विधायक हो, सरपंच, उपपंच, वो जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल ठीक है। और जो संगठन में काम कर रहे हैं वो नेता है, ठीक है। तो नेता बहुत सारे अच्छे हैं जिनके विजन में ऐसा लगता है, जो चाहते हैं इच्छा शक्ति है, लेकिन जिनको अवसर पार्टी में दिया है, जो चुन के गए हैं,
पंच से लेकर सरपंच, सांसद, विधायक, ये सारे लोग, उनकी पता नहीं इच्छा शक्ति जीतने के बाद क्या हो जाती है। चुनाव में तो बड़े बड़े वादे करते हैं। ऐसे ही शख्स का नाम पूछ रहा हूँ, वो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, आप हो सकता है डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कर रहे हो कि आप नाम ना ले तो देखिए, ज्यादातर तो समय में मतलब भाजपा का शासन रहा है हर चीज में, और पंच सरपंच से लेके विधायक, सांसद सब भाजपा के रहे। और मुझे नहीं लगा कि कुछ बहुत बेहतर कर पाया हो। हाँ, ढाल सिंह बिसेन जी सांसद जो थे, पूर्व सांसद जी, तो उनने रेलवे को लेकर जो उनकी एक्टिविटी थी, तो वो देर आए दुरुस्त आए वाली, वो मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने प्रयास किया है। फाइनली शर्तों के साथ और पर हमें एक नाम मिल गया। हाँ, और एक हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे तो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि जो मेडिकल कॉलेज आया, भले वो बिल्डिंग आई हो, मैं उसको स्वागत करता हूँ। मैं कभी मतलब कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसके लिए कभी मैं, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए अगर यदि ऐसा लगता है कि कुछ काम सही हुआ है तो भविष्य में उम्मीद है कि हो जाए कॉलेज। लेकिन उसके अलावा लंबा समय 10 साल का बहुत होता है। जैसे विधायक महोदय अभी 10 साल उनके पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है, एज ए एमएलए, एक बार निर्दलीय, दूसरी बार बीजेपी, फिर अभी 5 साल का उनका कार्यकाल फिर से शुरू हुआ है अभी पिछले कुछ महीनों से। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि जो एक विधायक के नाते होना चाहिए थी इन 10 सालों में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो उपलब्धियां कुछ हुई हो। बहुत कभी काम करने के लिए 10 साल बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के अलावा और कुछ उपलब्धियां नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। सड़कों की हालत बहुत खराब है, जगह जगह टोल स्थापित है। आज अभी आप मुद्दा देख रहे होंगे कि अभी जो छिंदवाड़ा रोड की सड़क, छिंदवाड़ा से लेके जो सीवनी तक बनी है, जिसका टोल निरंतर वसूल हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे दोबारा बन के वो खराब, अभी 6 महीने नहीं हुए, अभी 4 महीने नहीं हुए, पूरी की पूरी सड़क यहाँ से लेके वहां तक बनी है, रिपेयर नहीं हुई है, बनी है, डामरीकृत सड़क बनी है। लेकिन वो अभी 3 से 4 महीने में उसमें आप गड्ढे जाके देखिए, और छोटे मोटे गड्ढे नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। ये उपलब्धियां है। टोल दे रही है सीवनी की जनता, चारों तरफ टोल ही टोल है। ये स्थितियां है। आप सड़कों की हालत देखिए, अभी हमारे यूथ कांग्रेस के भाई हमारे ओम उपाध्याय जी, अभी वहां पे जो श्री माया के सामने वो उन्होंने काफी 1 दिन तक के उन्होंने धरना दिया। जब जाके बहुत मुश्किल प्रशासन आया और वहां पे सड़क में कुछ मटेरियल डाला है उन्होंने तत्कालिक रूप में, आंदोलन करने के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई। पूरे लोग परेशान थे, वहां से डुंगरिया वगैरह कुछ गांव पड़ते हैं उधर, पूरे के पूरे लोग परेशान थे। ये स्थिति है, जनता को आंदोलन करना पड़ा, लोगों की मृत्यु हो रही। क्या उपलब्धि साहब? सिवनी की सड़कों के हाल देखो, मवेशियों के बारे में लगातार आ रहा है। आज कितना बड़ा घटनाक्रम घटा है सिवनी में, एक जो जघन्य हत्याकांड हुआ गौवंश का, कितना बड़ा विषय था। सभी वर्ग समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन क्या आप उस बात को कभी गौर करके देख रहे हैं कि वो घटना घटी, वो तो बहुत निंदनीय है, लेकिन जो लोग इन घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करते हैं और वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करते हैं, क्या उनकी दृष्टि में वो जो सिर्फ जो घटना घटी थी और गौवंश की हत्या हुई थी वही है? बाकी जो इतनी सारे गौवंश शहर के अंदर सड़कों पर बारिश में भीग रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, उनके कारण दुर्घटनाएं हो रही है और वो भी दुर्घटना का शिकार हो रहा है आए दिन। हम हर सेगमेंट में यूथ को लेके सवाल पूछते हैं। हमारा ये बहुत, मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती है कि हर गली चौराहे पे पोस्टर लगे रहते हैं आदरणीय नेताजी के, मतलब युवा के ज्यादा रहते हैं। अब तो वरिष्ठों के कम रहते हैं क्योंकि वो बड़े बैनर्स कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन जो युवा नेता वो बड़े नहीं कर पाते तो वो हर पिल्लर में लगा देते हैं। तो युवा नेता की परिभाषा क्या है आपके नजरिए से? क्योंकि मैं तो यही एक देख रहा हूँ कि वो युवा नेता है जो पिल्लर में लटका हुआ है हाथ जोड़े। अब युवा नेता 2 प्रकार के हो सकते हैं जी। एक, या तो वाकई में जो कॉलेज की छात्र इकाई से जो चुनकर आते हैं और वहां से अपनी शुरुआत करते हैं, वो युवा होते हैं। धीरे धीरे वो अपने जो आने वाले भविष्य को और क्षेत्र के और कॉलेज के विकास को लेकर जो करते हैं,
वो होते हैं और एक पोस्टर बॉय होते हैं जी। वो अलग अलग होते हैं। तो वो कुछ लोग युवा हृदय सम्राट, हाँ। युवा दिलों की धड़कन, तो ये सब चीजें जो है आजकल बहुत आम होने की है। आपने करा है ऐसा कभी? मुझे याद नहीं है कभी, और मैं पोस्टर वोस्टर पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता। जब एक बार मैं राहुल गांधी ब्रिगेड का अध्यक्ष जब बना था, उस समय पोस्टर लगे थे कुछ जगह, होर्डिंग्स वगैरह लगे थे, लेकिन उसके बाद याद नहीं है कि बहुत ज्यादा सक्रिय होने के बाद उस समय उतना काम नहीं किया जी। उस समय अब शुरुआत थी, तो अब आपने प्रमोट करने के लिए जो भी कह ले आप, तो उस समय होर्डिंग्स लगी, लेकिन जब काम करना चालू किया, तो ये मन की बात बता रहा हूँ, दिल की, जब काम करना शुरू किया तो अपने आप को प्रमोट करने का कभी ऐसा नहीं रहा कि कहीं होर्डिंग्स लगाई जाए। तो बल्कि आप कभी शहर में निकलेंगे, अगर जो लोग मुझे जानते हैं, जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो पूछेंगे तो मैं कभी भी कहीं कोई युवा हृदय सम्राट वगैरह फला पकड़ या पोस्टर ये कभी नहीं किया मैंने, और मुझे लगता भी नहीं कि मैं करूंगा करके, क्योंकि जब काम करने लगो ना आप लोगों के बीच में, जो मैंने बोला कि दिल की बात, वो जो एक आदमी जो लगता है मन में, जिस दिन आप किसी की बंद मुट्ठी या खुली मुट्ठी, देखिए राजनीति कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, कई लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, बिल्कुल, कि किसी की मदद कर रहे हैं तो बोले दिखावा, और यहाँ चले गए दिखावा। ये देखिए दो तरीके की सोच है उसमें। अब मैं बात से थोड़ा नजर आ गया। हाँ। दो तरीके की सोच है, या तो आप करोगे और दिखाओगे नहीं, तो दूसरे लोग आपसे कैसे आकर्षित होंगे, दूसरा क्यों करेगा मदद। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि यदि आप कर रहे हो थोड़ा बहुत, अगर उसको दिखाते भी हो तो दूसरे लोग भी आकर्षित होते करेंगे वो। आपने मेरे दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दिया। हाँ। मैं ये पूछने वाला था कि जो पोस्टर बॉय वाला जो वो हो गया, शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया में, मैं आ रहा हूँ कि आपकी मित्र मंडली बनने लगी है, आपके फैंस अकाउंट बनने लगे हैं, आपकी टीम अकाउंट बनने लगे, और उसमें बकायदा आपकी पोस्ट डलती है। हो सकता है वो नेता खुद मैनेज करता हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि उसको अपनी पॉपुलैरिटी होना, ये बुरा नहीं है। सोशल मीडिया तो बहुत एक अच्छा साधन है कि आज आप कुछ कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि सोशल मीडिया में बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल। और कुछ कर रहे हो तो दिखाओ, और कुछ नहीं कर रहे तो मैं उन चीजों को बहुत चिढ़ता हूँ। ये जन्म तिथि, पुण्य तिथि, बहुत ज्यादा बर्थडे, फला, शेर व शायरी, ये इससे बेहतर है कि यदि आप कुछ कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालो, और कुछ करो तो दिखाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो फिर दिखाने का सवाल नहीं। मतलब आप बर्थडे नहीं मनाते हो, लेकिन जो आप सेवा करते हो वो डालते हो। बिल्कुल निश्चित, क्योंकि देखिए कुछ कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं। मतलब हम अगर कुछ सोशल मीडिया में डालते हैं, सोशल मीडिया में अगर हमारे कुछ पोस्ट हमारे साथियों की, सबकी साथ वाली एक टीम है हमारी जी, जो निरंतर काम कर रही, और बड़ा जो आप आए उसमें टीम का इस्तेमाल किया जी, तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ मेरे ऐसे अपने बिल्कुल भाई की तरह, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं रहा। संगठन के साथ जुड़े, वो कांग्रेस में एक साथ हम लोग हैं और संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मीय रिश्ता है बिल्कुल भाई की तरह, मैं भी बिल्कुल अपने कांधे से कांधा मिलाकर अपने भाइयों को चलाता हूँ, लेकर चलता हूँ, और वो भी बिल्कुल अपने बड़े भाई के साथ सम्मान करते हैं। तो वो एक टीम के तौर पे काम करते हैं, और हर जो भलाई काम वो बिल्कुल आपको वो हर चेहरा दिखेगा। जो आज किसी के लिए कहीं पे भी खड़े होना है तो वो पूरी की पूरी टीम एक साथ। मैं बड़ा भाग्यशाली कि मुझे ऐसे साथी मिले, तो भले ही कम हो लेकिन बहुत अच्छे साथी मिले, तो उनके माध्यम से सारी चीजें सब लोग मिलजुल के करते रहते हैं। और सोशल मीडिया की बात है तो सोशल मीडिया में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कई लोग उसका अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम जब कुछ करते हैं तो डालते हैं हम, मतलब वो जो किया गया है, आपको उससे परहेज नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और आप वो जो युवाओं की तरफ गए थे, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को अलग अलग तरीके के विचार के लोग रहते हैं, तो कोई युवा हृदय सम्राट बन के खुश है, कोई युवा दिलों की धड़कन बन के खुश है। ठीक है भाई, खुश रहो, लेकिन सदुपयोग होना चाहिए सोशल मीडिया। और मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि वो जो मैंने आपको बताया कि पहले कभी होर्डिंग्स लगा करती थी, लेकिन मैंने फिर वो होर्डिंग्स वाला काम नहीं किया कभी। तो मुझे लगता है कि जो लोगों की मदद करने के लिए, जो लोगों के बीच में जाके काम करने में जो खुशी और मजा आता है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, और वो वही चीज हौसला बढ़ाती है, और बिल्कुल लगातार उसी में काम करना। अब आपकी टीम की बात जब चल रही है तो मेरा ये
बहुत मतलब जानने का ये बड़ा मन होता है मेरा कि जब आपसे कोई यूथ अप्रोच करता है जुड़ने के लिए, या आपको क्या लगता है किसी यूथ को राजनीति में क्यों आना चाहिए? क्या करियर वाइज उसके लिए वो सही है, या कोई आपसे जुड़ता है तो आप उससे क्या सलाह मशविरा करते हैं कि वो जुड़े, और आप उसको किस तरह से अप्रोच करते हो आप किसी यूथ को? इसमें मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखिए, जो पढ़ता है, पढ़ने के बाद अलग अलग रास्ते खुलते हैं। किसी को कलेक्टर बनना है, उस रूप में देश की सेवा करनी है। किसी को आईपीएस बनना है, पुलिस, उसमें वहां जाके उसको सेवा करनी है। किसी को व्यापारी बनना है। तो ऐसी की राजनीति मैं आपको बता रहा हूं, ये भी एक जो महत्वपूर्ण अंग है देश की सेवा का। तो जो जिस चीज में दक्ष हो, जो देश की सेवा किसी भी रूप में कर सकता है, चाहे वो कलेक्टर बन के, पुलिस अधीक्षक बन के, पुलिस मतलब व्यापारी बन के, राजनीति के तौर पे, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण अंग राजनीति का है, जो कर सकता है जनसेवा को, जिसके अंदर भाव है। शिवनी के स्तर पे आप कैसे किसी को अप्रोच करेंगे? मान लो मैं आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ, मैं आप ही को अप्रोच करता हूँ। आप तो बहुत बढ़िया जो आपके अंदर जो भाव मैंने देखा, तो वो मुझे बड़े पसंद आया। मतलब आपने टोटल जो है जनहित को लेके और सिवनी के को लेके जो आपने जिस तरीके से आपके विचार है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पे भी आपको आगे सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि और ज्यादा मदद मिल सके सिवनी में लोगों के लिए काम करने के लिए। पर मेरे पास पैसा नहीं और चालाकी नहीं। यही तो गलती है। चालाकी और पैसे की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ आपको, नेक नियति की जरूरत है। सही बता रहा हूँ, लोग पैसे की बात करो ना आप। पर क्या नेक नियति वाले सरवाइव कर पाएंगे राजनीति में? देखिए, कोशिश करने में क्या जाना है। ऐसा लगता है आपको जी कि हर चीज पैसे से संभव है क्या? मैं आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। सिवनी की बात तो छोड़ दो, सिवनी में तो लोगों ने जो है ना, ये अभी पिछले कुछ 2-3 चुनाव जी, यहाँ का माहौल गंदा कर दिया गया। अच्छा, लोगों को बताया गया कि ये जो, फिर आप पैसे की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ, आप कोशिश करो और ईश्वर पे भरोसा रखो आप, और आप अपने काम में निरंतर लगे रहिए, कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखा हूं कि बिना पैसे के लोग चंदा करके लोगों को आगे भेजते हैं, विधानसभाओं में और संसद में कई उदाहरण है, होता है ऐसा, और निश्चित यहाँ पे होगा एक न एक। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसे का कैलकुलेशन कभी करके देखिए। पैसा तो जनता को लोग जो है ना बदनाम कर रहे हैं, पैसा कर काय में खर्च हो रहा है पैसे। इससे पहले भी हमारे एक साथी, हमारे मित्र ने इंटरव्यू किया, तो उस समय मैंने ये वाली बात कही थी कि 500 रुपए से ज्यादा कीमत लगाता है कोई किसी वोट के टाइम पे। तो वो जो आरोप लगाता है आदमी, मतलब अगर जो पैसे की बात कर रहा है करोड़ों रुपए की, तो एक तरह आप जनता को भ्रष्ट कह रहे हो कि जनता पैसे लेती है। पर क्या चुनाव में पैसा मैं नहीं मानता, बर्बाद नहीं होता? मैं नहीं मानता। शराब नहीं बढ़ती चुनाव में? अब लोग बांटते हैं तो कोई गलती कर रहे हैं ना, बांटने वाला गलती है। पैसे नहीं देते हैं चुनाव। आप मुद्दों पे क्यों नहीं लड़ रहे हो भाई? आप एक पक्ष है, मुद्दा एक पक्ष है, मुद्दों पे नहीं, बड़ा चैलेंज है चुनाव के लिए। लोग, मैं नहीं मानता वो चैलेंज, मैं रियली बता रहा हूँ। भविष्य में मौका मिला ना, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो इन लोग, मैं अगर चुनाव लड़ूंगा जी, ईश्वर ने कभी मौका दिया, बड़ी बात नहीं करता। मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, और ये बात को नोट करके रखिएगा आप, कि मैं जिस दिन ईश्वर ने मौका दिया, मेरा जीवन रहा, और आने वाले समय में यदि ईश्वर मौका देता है और मैं सही सलामत रहता हूँ और आने वाले समय में मौका मिलता है ना, तो मैं बिना पैसे के चुनाव लड़के बताऊंगा। फिर तो आपका ईश्वर ही मालिक है। पर ये मजाक है। ठीक है, हो सकता है आप जीत जाए। मैं बिल्कुल इस पॉजिटिव नोट के साथ हमारी बात नहीं, आप मेरे को लग रहा है मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज। बिल्कुल ईश्वर मालिक है, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन जो निराशा का भाव देखा आपके अंदर, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, जनता पे विश्वास रखिए, क्योंकि वर्तमान राजनीति उनको मैं बता रहा हूँ, भगवान के लिए मैं सभी को कहता हूँ, जितने बड़े नेता हैं जो करोड़ों की बात करते हैं ना जी, वो पता नहीं क्यों जनता को वो भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश करते हैं। जनता पैसा लेती। मैं घूमा हूँ, लोगों के बीच में गया हूँ, आप मेरे साथ कभी चलना जी। मैं लोग रोजगार के लिए, लोग शिक्षा स्वास्थ्य के लिए परेशान है, तो जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं ना, उनको बड़े मुद्दे उनके लिए वो है। आप उनके मुद्दों में काम करोगे और उनके लिए काम करोगे तो निश्चित आप बिना पैसे में चुनाव जीतोगे। वो लोग जो क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं, आज
कहीं ना कहीं लोग जो करोड़ों की बात कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो ना, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप एक ही चीज बची आपको, धनबल। धनबल। लेकिन जिस दिन आप काम करोगे, लोगों के दिलों में राज करके तो देखो आप एक बार, कभी उसके दिल और दिमाग में बैठ के देखिए, उनके लिए काम करके देखिए, लोग पैसे लगा के चुनाव जिताएंगे आपको, मैं दावे के साथ ही बात कह सकता हूँ। लेकिन जो लोगों को ठगते हैं और बार बार लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वही पैसे की बात करते हैं। और पैसा, मेरे को नहीं लगता कि पैसा मायने रखता है चुनाव, मेरी ये नहीं बोली, दारू पैसा। ये आपको लग सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि जो करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं, वो निश्चित जनता को, जो वोटर है उसका अपमान कर रहे हैं और उसको वो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अब हम हमारे इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ नाम दूंगा, 4-5 जितने मेरे मन में है, उसमें आपको वन लाइनर कहना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप पहले ही उनको नमस्ते कह दो। तो पहला है राजा मुबीन। पहला शब्द आपके लिए राजा मुबीन है, क्या सोचते हैं आप? मेरे लिए खुद, हाँ, क्या सोचते हैं आप इसमें? राजा मुबीन के लिए मैं सोचता हूँ कि राजा मुबीन जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ जो करने का कोशिश कर रहा है वो करता रहे जीवन भर, और चाहे किसी पद में मौका मिले ना मिले, जो निरंतर करते रहना है वही करते रहना। बाकी वो ईश्वर और जनता दोनों मानेंगे भविष्य क्या होगा। दिनेश राय मुर्मू। दिनेश राय मुर्मू का मुझे नहीं लगता कि अगले बार कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो चल रहा है, मैंने आपको बताया कि 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, टोल उपलब्धि है, ठीक है, रेत की बढ़ी हुई कीमत उपलब्धि है। आज रेत के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा जो है ना कुछ चीजें छोड़ दी हैं। कभी गौर करके देखिए आप कि सिवनी में जो परिस्थितियां हैं, आप उन पर गौर करके देखिए कि जो होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये आप दिनेश राय मुर्मू अगले बार कोई उपलब्धि इन 5 सालों में भी नहीं होना है। जिस ट्रैक में वो चल रहा है, तो उससे समझ में आ ही रहा है कि जिस ट्रैक को मैं अपनाने की कोशिश की अभी कुछ दिनों में, उससे साबित हो गया कि वो भाग गए अपने आने वाले भविष्य, और कोई उपलब्धि भी नहीं है 10 सालों में। राजकुमार खुराना जी एक अच्छे संगठक रहे हैं, अच्छे से कांग्रेस पार्टी को चलाया और संगठित करके संगठन को चलाया। आनंद पंजवानी के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने तो एक आत्महत्या की है उन्होंने, जो पॉलिटिकल सुसाइड जैसे कहते हैं, उनके बारे में बात करना बेकार है, उनने वो आत्महत्या कर चुके हैं। सिवनी से कांग्रेस की विधानसभा की टिकट, आम कार्यकर्ता कोई भी जो पार्टी के लिए संघर्ष में साथ हो, ऐसे परिस्थितियों में साथ हो जब पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है, और पार्टी विचारधारा के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, वो हर अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता टिकट का दावेदार है। और इस बार पार्टी को जो टिकट देना है, मैं तो कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती जो हमसे होती है, तो बड़ी भी कह सकते हो, जो आपने इतने सारे सवालों की बौछार करे और तो संगठनात्मक रूप से जो आपने घेरने की कोशिश की, तो उसमें मैं ये बोलना भूल गया था कि टिकट का जो निर्णय है पार्टी को बहुत बारीकी से करना पड़ेगा कि कौन पार्टी का हितैषी है और कौन गद्दार है। एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज पार्टी को टिकट समय पे देनी पड़ेगी। मतलब चूंकि लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी का शासन है, 15 महीने के लिए हमारी सरकार आई, ठीक है, लेकिन सिवनी में भी लंबा समय हो गया, 35 साल हो गया, 35 साल हो गए। तो उसमें जब हमें काम करने के लिए लंबा अवसर नहीं मिलेगा, प्रत्याशी को अपना लोगों तक पहुंचने के लिए उसको समय नहीं मिलेगा, तो कैसे होगा। बहुत शॉर्ट नोटिस में जो टिकट मिलती है, शॉर्ट टर्म की मिलती है टिकट, 15 दिन पहले डिसाइड हो रही है, उसको थोड़ा पहले होना चाहिए, ताकि काम करने का, लोगों के बीच में जाने का, पहुंचने का, अपने आप को साबित करने का उसको मौका मिले। तो वो पार्टी को कम से कम इन सब चीजों में ध्यान देना पड़े, टिकट थोड़ा जल्दी बांटनी पड़ेगी। तो ये हमारी बात थी राजा मुबीन सर से। तो तो आपको हमारे बातचीत के बारे में और सिवनी लाइव के बारे में कुछ कहना हो तो 2 शब्द कह दीजिए, और अपने समर्थकों से अपील कर दीजिए कि बात को तो फैलाएं थोड़ा। देखिए दुबे साहब जी, ये
जो समय अभी चल रहा है, जो चाहे वो पत्रकारिता का हो, ये चौथा स्तंभ है, ठीक है। हमारे देश में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो मीडिया है वो प्रॉपर जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही कहीं भी। और आप लोगों के जो प्रयास हैं इस तरीके से, जो आप सिवनी के हित के लिए एक नेताओं को जागरूक करने का, मैं तो मानता हूँ ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को आप अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दों से भटक गए। उनके लिए जो आपके प्रयास है ये बहुत सराहनीय है और मैं तो आपके इस काम की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर उन लोगों के बीच में आप जाएं जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और उनको उनके वादे और उनके किए गए कामों का स्मरण जरूर कराएं और उनके दायित्व को याद दिलाएं कि वो जिस चीज के लिए वो गए हैं और जिस स्थान पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी का उनको आभास हो। तो मैं आपकी जो जितनी भी प्रशंसा हो वो कम है। और कहीं भी मैं तो सभी से निवेदन करूंगा प्रयास के जो वाकई जो एक्चुअल के मुद्दे हैं ये चीजों को लोगों तक पहुंचना चाहिए और ऐसी चर्चाओं को लोगों तक जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए आपने इतना सोचा, समय निकाला और बहुत अच्छा लगा आपके सवालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवनी लाइव, सिवनी की सच्ची आवाज।